कॉर्पोरेट जो हमारा गवर्नेंस है उसमें कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एथिक्स, इसमें सबसे पहले हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देखें तो बेसिकली एक कॉर्पोरेट सेक्टर को गवर्न करना, शासित करना जो है हमने डिस्कस किया ये। और इसमें जो है देखा जाता है कि किस तरह से एक कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो गवर्न किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेन जो है वो 4 पिलर होते हैं, जिसमें फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस, ये 4 पिलर हैं जिनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी जो है वो रिजाइड करती है। उसके बाद जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जो तत्व पाए जाने चाहिए जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेट सेक्टर को शासित किया जाता है, तो उसमें गुड बोर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो है हमारा ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोज़र होना चाहिए, और बेसिकली अगर हम बात करें तो कंट्रोल होना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर, इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल, और एक्सटर्नल से जो हमें बेनिफिट है उसको कैप्चर करना है, और जहाँ लॉस है उससे हमने बचना है। एंड वेल डिफाइंड शेयर होल्डर्स राइट, ये चीज़ बोली गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो 3 मेन पार्टीज होती हैं वो होती है हमारी शेयर होल्डर, मैनेजर और डायरेक्टर। शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, और जो मैनेजर होते हैं वो बेसिकली कंपनी की असेट्स के मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, और डायरेक्टर जो हैं वो कंपनी की संपत्तियों को यूज़ करते हैं। सो हु यूज द कंपनीज असेट, उनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज बना के, ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आता है पॉलिसीज़ बनाना। स्ट्रेटजीज बना के जो है वो जो हमारा बेसिकली जितना भी कार्य प्रणाली होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है, और बिजनेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो एंगेज करके रखा जाता है। उसके बाद मेन टॉपिक आता है थेरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 3 थेरीज दी होंगी ऑप्शन में, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द थेरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो 3 थेरीज होती हैं, ये हमने ध्यान में रखना है, एजेंसी थेरी, स्टेक होल्डर थेरी और स्टीवर्डशिप थेरी। मतलब इनके बीच में ये थेरीज क्या होती हैं ये पूछें ना पूछें, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थेरी है या कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थेरी नहीं है। एजेंसी थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जाता है, ये थ्योरी बेस्ड है एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर, जहाँ पे बोला जाता है कि वन पार्टी जो प्रिंसिपल होता है, ओनर होता है, वो डेलीगेट करता है वर्क टू अनदर पार्टी, एजेंट को। एजेंट होता है मैनेजर। ओनर और मैनेजर के बीच में जो है वो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप पाया जाता है, इसीलिए इसको एजेंट से मतलब एजेंसी थ्योरी बोला जाता है। तो इस थ्योरी को जो है जेनसेन मैकिंग ने जो है 1973 में दिया था, और बाद में फर्दर इसको 1983 में डेवलप किया था फार्मा एंड जेनसेन ने। अगर इस थ्योरी में हम बोलें तो शेयर होल्डर सबसे टॉप पे होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो कार्य सौंपते हैं, और उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयज़ से जो है वो काम लिया जाता है। बेसिकली अगर हम जो है इसमें एक चीज़ बोली गई है, जो मेन चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि जो हमारा मैनेजमेंट है और जो हमारे इसमें जो है अगर हम बोलें तो जो सेपरेशन होता है ओनरशिप और मैनेजमेंट का, ओनर और मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग होते हैं। मतलब मैनेज कोई और करता है बिजनेस को, और ओनर कोई और होता है। मैनेज करते हैं मैनेजर, जिनको एजेंट कहा गया, और ओनर जो हैं, ओनर बेसिकली शेयर होल्डर होते हैं। उसके बाद हमारी एजम्पशंस आती हैं इस थ्योरी की। तो इस थ्योरी में एक चीज़ बोली गई कि जो मैनेजर होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट से, कि हाँ हमने अच्छे से काम करना है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। एंड ये जो है रिस्ट्रिक्ट होते हैं सेल्फ गवर्निंग बिहेवियर से, खुद को ये रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस रखते हैं ये कि काम हमने प्रॉपरली करना है। और अगर हम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि मैनेजर जो हैं वो काम करवाएंगे ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स के ऊपर चेक रखते हैं, और चेक रखते हुए ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि शेयर होल्डर्स के जो हित हैं उनकी अवहेलना तो नहीं हो रही है, उनके प्रोटेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। क्रिटिसिज्म हुआ था इस थ्योरी का, एजेंसी थ्योरी का। इसमें जो है ओवर स्ट्रेस दिया गया था ओनर के ऊपर, कि जो शेयर होल्डर है वो सबसे टॉप पे है, और
वही जो है बेसिकली चीज़ों को डिसाइड करता है और उसका एक डोमिनेटिंग सा रोल यहाँ पे शो किया गया। और एक नैरो व्यू है क्योंकि उसमें एक ही पार्टी बेसिकली मैनेजर्स और शेयर होल्डर के ऊपर ही फोकस किया गया कि वही शासन को चलाते हैं। अगर इन कंक्लूजन हम बोलें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है, जो शेयर होल्डर होता है, वो डेलीकेट करता है बेसिकली एजेंट्स को काम। एजेंट होते हैं मैनेजर्स, और बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मैनेजर्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है मैनेजमेंट का सारा फंक्शन। और जो मैनेजर्स हैं वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है उनको उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए, और जिससे जो है उनकी वेल्थ बढ़ती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली है। सेकंड थ्योरी हमारी आती है स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी को जो है वो डोनाल्डसन ने एंड डेविस ने 1991 में दिया था। स्टीवर्डशिप थ्योरी को ट्रस्टशिप थ्योरी भी कहा जाता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये बोला गया कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर हैं एंड जो मैनेजर हैं, वो वर्क करते हैं एज ट्रस्टी ऑफ द मनी, प्रॉपर्टी एंड पावर ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओनर। शेयर होल्डर की जो मनी होती है, उनकी जो पावर होती है, उसके बिहाफ पे एक ट्रस्टी के तौर पे वो काम करते हैं। और इस थ्योरी में एक चीज़ बोली गई कि एम्फेसिस जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर के ऊपर रखा जाता है। मतलब यहाँ पे बात की गई ना कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो मनी होती है शेयर होल्डर की, उसकी जो केयर टेक करना और उसका प्रॉपर यूज़ करना जो है वो मेन यहाँ पे काम है। ट्रस्टी का वो काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। तो इस थ्योरी की एजम्पशंस ये थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ऑलवेज जो है वो जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनके हितों की रक्षा करेंगे, और मैनेजर जो हैं वो एज मेयर एजेंट काम करते हैं और फोकस करते हैं वो कि वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है या स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू है उसको हमने बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ानी है। और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, हमने ऐसा काम करना है कि जो पर्टिकुलर हमारी कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े। अगर शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो स्टीवर्डशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता था कि जिस कंपनी के शेयर वैल्यू जितनी हाई होगी वो कंपनी जो है उतनी ही पीक पे होगी या वेलवर्स होगी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी एक नैरो कॉन्सेप्ट माना गया, क्योंकि जस्ट शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू के ऊपर डिटरमाइन करना कि पर्टिकुलर कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, ये थोड़ा सा जो है वो एक संकीर्ण विचारधारा है। उसके बाद जो है बेसिकली हमारे पास आती है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी जो है इन थ्योरीज का इलेबोरेटेड फॉर्म है, जिसमें स्टेक होल्डर होता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि ऑल द पार्टीज हैविंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। सो कंपनी से जुड़े वो सब लोग जिनका जो है कहीं ना कहीं कंपनी में हित होता है, कंपनी के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस थ्योरी को जो है फ्री मैन ने जो है दिया था 1984 में। और इस थ्योरी की एजम्पशंस थी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर, कि जो कंपनी है और स्टेक होल्डर के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंड स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट गुड्स टू सीक डिफरेंट बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंट गोल। तो डिफरेंट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट बेनिफिट जो है वो शेयर होल्डर के होते हैं। तो हमें सभी शेयर होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होता है। बेसिकली क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का इस बेस पे हुआ था कि मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन हैं, कौन कौन से लोग जो हैं हमारे बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब जो है जो चाहते हैं उसको एक तो उसको आइडेंटिफाई करना। मेजर प्रॉब्लम लाइज इन आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर, और अगर उनको पहचान भी लिया तो वो क्या चाह रहे हैं। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे उस चीज़ पे क्रिटिसिज्म किया गया, दैट कॉन्ट्राडिक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर बोलते हैं कि अगर सभी स्टेक होल्डर के कंपैरिजन में आप इक्वली हमें लेके चल रहे हो, तो हमने तो कंपनी में पैसा लगाया है, वी आर द ओनर, और हमें भी आप जो है इतनी तवज्जो दे रहे हो जितने की कस्टमर को है या अन्य को है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। स्टेक होल्डर थ्योरी की अगर हम बात करें तो इन सिंपल फॉर्म इट फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ एवरी स्टेक होल्डर और कंसीडर्ड वाइल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो है हम कर रहे होते हैं तो हम जो है वो बेसिकली स्टेक होल्डर के हितों का ध्यान रखते हैं। अन्य थेरीज की बात करें तो इसमें एक सोशियोलॉजिकल थेरी हमारे पास है, जिसमें बोला जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो फोकस करते हैं बोर्ड कंपोजिशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर जब भी हमने जो है कोई पावर इम्प्लीमेंट करनी है या धन संपदा का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या नज़रिया है, सोसाइटी का किस तरह से रिस्पॉन्स रहेगा, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स को ध्यान में रखना है। बेसिकली यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है। सो अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमारे पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं सोसाइटी में, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की यहाँ पे बात आती है, ताकि सोसाइटी के जो साधन हैं उनका हनन ना हो। बेसिकली इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो मैम इससे हमारी मतलब मेरी बुक में एक थ्योरी और है DCE थ्योरी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स थ्योरी भी, ये भी अन्य थ्योरीज में ही आती है। अगर इसमें हम बात करें तो इस थ्योरी में बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाने के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है उसको जो है एक तो वो प्रॉपरली विद प्लानिंग करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके ऊपर चेक भी रखते हैं द रीज़न बिहाइंड कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है तो उस पैसे का जो है वो प्रॉपर यूज़ हो, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए जो है इस थ्योरी में फोकस किया जाता है। वैसे मेन तो यही हैं जिनसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी बनती हैं, जो 3 थ्योरीज हैं, एक हमारी एजेंसी स्टीवर्डशिप और हमारी स्टेक होल्डर थ्योरी। बाकी तो ये अन्य थ्योरीज में आती हैं। सो यहाँ से इतना मतलब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है समहाउ, ये 3 ही इम्पॉर्टेंट है, और इन 3 थ्योरीज को किसने दिया है और कब दिया है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल आता है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हमारे पास 3 मॉडल हैं, अन्य मॉडल भी हैं लेकिन मेन मॉडल 3 हैं। तो एक है एंग्लो अमेरिकन मॉडल, इसको एंग्लो सेक्शन मॉडल भी कहा जाता है। दूसरा है जर्मन मॉडल, और तीसरा है जापानीज़ मॉडल। सबसे पहले एंग्लो अमेरिकन मॉडल को अगर हम पढ़ें तो इसको यूनिटरी बोर्ड मॉडल भी कहा जाता है, और एंग्लो सेक्शन मॉडल जो मैंने आपको बताया बेसिकली ये स्टेक होल्डर ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें जो डायरेक्टर हैं वो उनमें जो है उनका एक सिंगल बोर्ड होता है, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, एक ही बोर्ड में रखे गए हैं, और बेसिकली जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, और ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है वो शेयर होल्डर का रहता है। बट शेयर होल्डर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेसिकली इसको सौंप देते हैं, और कहीं पे अगर शेयर होल्डर को लगता है कि इंटरफेयर करने की ज़रूरत है देन पावर उनके पास रहती है, शेयर होल्डर के पास। ये मॉडल जो है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में भी इम्प्लीमेंट है राइट नाउ। इसमें जो है जो वेल्थ हमारी कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ जो वेल्थ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं उनके द्वारा ये मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की गई है कि जो शेयर होल्डर हैं और जो डायरेक्टर हैं उनके बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इस मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह से इसका फ़्लो होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे काम को करवाने के लिए ऑफिसर्स या मैनेजर को अपॉइंट करते हैं और उनको सुपरवाइज भी करते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो कंपनी के लिए आगे काम करते हैं, और कंपनी के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो क्रेडिटर्स भी होते हैं, और कंपनी का जो काम किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू लीगल सिस्टम, जो कंपनी एक्ट है उसमें जो लॉज रेगुलेशन बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। और अगर कोई मॉनेटरी रेगुलेटर है कंपनी का, जैसे हम बोले ना कि बैंक है, तो बैंक की अगर बात कर रहे हैं, बैंक में अगर हम इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बैंक पे जो है उनको आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई का जो मॉनेटरी रेगुलेटर है या मॉनिटर है उनका जो, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कंपनी चलाई जाती है। और जो कंपनी है उसके जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी में अपना हित भी रखते हैं, मतलब उन कंपनी के साथ उनका हित जुड़ा होता है, ये चीज़ बोली गई है। उसके बाद जर्मन मॉडल आता है, इसको यूरोपियन मॉडल भी कहा जाता है। जर्मन मॉडल जो है वो स्टेक होल्डर बेस्ड थ्योरी है। जैसे हमारा अमेरिकन मॉडल में शेयर होल्डर्स को मेन फोकस किया गया था, इसमें जो है हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनके ऊपर मेन फोकस किया गया। और ये थे जो बेसिकली मॉडल है ये जर्मन, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया और जो नीदरलैंड है तो वहाँ पे बेसिकली फॉलो होता है। उसके बाद इसको 2 टायर मॉडल भी कहा जाता है। जर्मन मॉडल को जो है या यूरोपियन मॉडल को 2 टायर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 बोर्ड होते हैं, एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है और एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है। 50% जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किए जाते
जाते हैं, और 50% हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो जो हमारी ट्रेड यूनियन होती हैं। एमएनसी में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मतलब बड़ी एमएनसी के अलावा कुछ और कंपनीज भी होती हैं जो ट्रेड यूनियन के अंडर आती हैं। तो यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड जो कंपनी की देख रेख करेगा, उस बोर्ड में आधे लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो शेयर होल्डर के द्वारा की जाती है, और आधे लोगों की अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयज़ या ट्रेड यूनियन के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए इसको 2 टायर मॉडल कहा जाता है, क्योंकि दोनों के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है। तो इसमें जैसे आप मॉडल में देखो तो जर्मन मॉडल में एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन अपॉइंट 50% सुपरवाइजर बोर्ड एंड शेयर होल्डर अपॉइंट रेस्ट ऑफ द 50% सुपरवाइजर बोर्ड। जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वो अपॉइंट करता है मैनेजमेंट बोर्ड को, और मैनेजमेंट बोर्ड आगे मैनेज करता है कंपनी को, और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। उसके बाद थर्ड मॉडल हमारे पास आता है जैपनीज मॉडल। जैपनीज मॉडल की अगर हम बात करें तो यूजुअली द शेयर होल्डर आर बैंक। तो इसमें जो है जैपनीज मॉडल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे मैक्सिमम शेयर जो हैं वो बैंक्स ने लिए होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लिए होते हैं, या लार्ज जो फैमिली शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने जो है लिए होते हैं। तो इसमें जो है ये बेस्ड है बेसिकली जो हमारा कल्चरल रिलेशनशिप अमंग फैमिली बिजनेस वो उसके ऊपर, और क्रॉस जो हमारे शेयर होल्डर हैं जो डायरेक्ट करते हैं मैनी डिविजन्स को, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इस मॉडल की अगर हम बात करें कि ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं वो अपॉइंट करते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड को, और जिसमें हमारा प्रेसिडेंट भी इंक्लूड रहता है। जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वो आगे रेटिफाई करता है प्रेसिडेंट के डिसीजंस को। तो आगे प्रेसिडेंट के डिसीजन के बाद जो है प्रेसिडेंट आगे कंसल्ट करता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट से, जिसको हम प्राइमरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट या प्राइमरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आगे मैनेजर्स को जो है इलेक्ट करता है, और मैनेजर जो हैं कंपनी को चलाते हैं। जब कंपनी को चलाने की बात है तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये उन कंपनीज़ में ये मॉडल इंप्लीमेंट होता है जिन कंपनीज़ में मैक्सिमम पैसा या मोस्ट ऑफ द मनी जो है वो बैंक के द्वारा लगाई गई हो, जो जैसे लोन लिया हो उनके द्वारा, है ना। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ है कि जो शेयर होल्डर है वही यहाँ पे ओनर होते हैं। ये क्लियर है हमें चीज़ की कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के मालिक होते हैं। बट कंपनी में जो है जो मेन बैंक होता है वो कंपनी को जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है, और जो बेसिकली लोन प्रोवाइड करवाने के साथ साथ जो है ये बोलता है कि जो मैनेजर्स को कि उनको मॉनिटर भी करता है अकॉर्डिंग टू द एमरजेंसीज ऑफ देयर एक्ट, कि कहीं पे अगर इमरजेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग वो मॉनिटर भी करता है। जैसे कि कंपनी का कोई लोन पास करना है तो वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इतना एरिया होना चाहिए, इतनी आपकी जो है अगर इतने का लोन बनाना है तो ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तो उनको भी ये सरपास करते हैं। उसके बाद अन्य मॉडल्स की हम बात करें तो उसमें फैमिली बेस्ड मॉडल आ जाते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो फॉलो होते हैं, जैसे इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया। तो इसमें जो फैमिली की डोमिनेंस रहती है, मतलब फैमिली की सुप्रीमेसी रहती है, एक फैमिली का जो सिस्टम होता है बिजनेस को करने का, तो उसी सिस्टम को या जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो जैसे जैसे चीज़ों को बोलता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद जो है फैमिली बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये फैमिली जो बिजनेस मॉडल है उसकी वर्किंग कैसे रहती है। तो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जो होते हैं और अन्य शेयर होल्डर अगर हों इसमें, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको कंट्रोल किया जाता है फैमिली के द्वारा। तो जो पर्टिकुलर एक फैमिली, जैसे आप रिलायंस का आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे ना, अंबानी का, तो उसमें क्या है, अंबानी ब्रदर्स का आप देखो कि हैं तो वो शेयर होल्डर ही है ना, लेकिन एक डोमिनेंस रखते हैं वो। सो डोमिनेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डोमिनेंट बिहेवियर रखा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे सीईओ को अपॉइंट करते हैं, सीईओ जो है मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, मैनेजर जो है वो दिनचर्या के कामों को, जो रूटीन चोर्स होंगे उनको देखेंगे और कंपनी को चलाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बोलने को तो कंपनी का अस्तित्व जो है उसके शेयर होल्डर से अलग रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फैमिली जिसने मैक्सिमम शेयर होल्डर शेयर्स ऑफ द कंपनी जो है वो कैप्चर करके रखे हैं, तो वो जो है वो कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, जो है एक अपना कंट्रोल रखता है। ये चीज़ इसमें फैमिली बेस्ड मॉडल में बोली गई है। अगर हम इंडियन मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात करें तो बेसिकली जो इंडिया में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी मॉडल हैं वो जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो है वो शासित होते हैं। मतलब इंडिया में कोई भी बिजनेस हमने करना है तो उसके ऊपर जब हम शासन कर रहे हैं, उसको हम चला रहे हैं, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे कंपनी एक्ट 2013 में दिए गए हैं उनको हम फॉलो करते हैं।
जैसे प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ बिजनेस हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं। प्राइवेट सेक्टर का हमें पता ही है कि बोर्ड जो हमारी बोर्ड कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर, प्रोफेशनल डायरेक्टर, इंस्टीट्यूशनल जो हमारे नॉमिनेशन होते हैं वो होते हैं, और यहाँ पे 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। और पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें 51% या इससे ज़्यादा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें हमारे फंक्शनल बोर्ड होते हैं और गवर्नमेंट का भी इसमें एक जो है डायरेक्टर रहता है, और आउटसाइडर भी इसको जो है वो डायरेक्टर करते हैं, जिनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉर्पोरेट फ्रॉड। कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है बेसिकली it arised with the disclosure of a misdeed by trusted executive of large public corporations। जब जो पब्लिक हमारे कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पे घोटाले हुए तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो उभरना शुरू हुआ था। अगर हम कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है कोई घोटाला करना, कोई घपला करना। तो फ्रॉड जो है एक जंक बॉन्ड फियास्को द यूएसए 1991 में हुआ था। जंक बॉन्ड फियास्को इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, ये कंपनी जो है बनी थी 1969 में, और बेसिकली इसका LIC का काम था। और इसमें जो है इसकी 2 सब्सिडरीज थी, एक कैलिफोर्निया में थी और एक न्यूयॉर्क में थी। 1980 में इन्होंने क्या किया, बॉन्ड खरीदने का काम शुरू किया और सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज की ये लिस्ट में आ गई। लेकिन बाद में पता चला कि कंपनी के बॉन्ड जो मिचेल जो हमारे मिल्कन थे, जो हेड थे कैलिफोर्निया वाली ब्रांच के, उन्होंने, और कैलिफोर्निया ऑपरेशन ऑफ डेक्सल ब्रूहमन लैम्बर्ट इन 1989। तो 1989 में इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉन्ड जिस कंपनी के खरीदे वो हमारा ड्रेक्सल जो थी कंपनी थी, और बाद में 89 में ये बॉन्ड उसके खरीदे गए और 90 में ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जिस कंपनी के सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे गए थे। तो ऐसा क्या कि उसी कंपनी के सारे बॉन्ड खरीदे गए जो बैंकरप्ट हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये जानबूझकर किया गया था। कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी ने जो है उस कंपनी के सारे बॉन्ड खरीद लिए थे, क्योंकि कैलिफोर्निया बेस्ड का जो बेसिकली मैनेजर था उसने पॉलिसी जो है वो एक प्रेशर में आके बनाई थी। और जब जो हमारी ड्रेक्सल जो कंपनी थी उससे उन्होंने 89 में शेयर खरीदे और उनको पता था कि ये कंपनी डूब रही है, तो 90 में वो कंपनी जो है बंद हो गई थी। और इस डिसीजन से जो जंक बॉन्ड हुआ था बेसिकली जो फिसाको इनकॉर्पोरेशन में, तो 835.7 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके बाद ईरान USA में जो है ये फ्रॉड हुआ था 2001 में। इसमें जो है वो 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का लॉस हुआ था। उसके बाद वर्ल्डकॉम USA का जो है ये स्कैम है। इसमें हमारे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बेसिकली इन्फ्लेटेड बाई $3.8 बिलियन, 3.8 बिलियन का लॉस हुआ था। उसके बाद बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स जो हमारी इंटरनेशनल मतलब एक बैंक था, ये बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल लेवल का बैंक था UK का। इसमें जो है घपला हुआ था, 5.6 बिलियन का घाटा हुआ था जिसकी वजह से। उसके बाद सुप्रीम हमारी जो मॉर्टगेज USA बेस्ड 2008 की कंपनी थी, तो इसको JP बैंक के साथ मर्ज किया गया था, और जानबूझ के जो है मर्ज किया गया था क्योंकि JP जो था वो बहुत लॉस में चल रहा था, तो उसके वजह से जो है इसको भी लॉस हुआ, और इसका लॉस जो है वो $3 बिलियन का था। उसके बाद अमेरिकन जो हमारी इंटरनेशनल ग्रुप है AIG USA का, इसमें जो है घपला हुआ था, स्कैम हुआ था $50 बिलियन का। उसके बाद फैनी में फ्रेडी मैक USA बेस्ड 2006 में स्कैम हुआ था, 400 बिलियन डॉलर का जो है स्कैम के लिए इनको फाइन हुआ था। और उसके बाद इंडिया में भी स्कैम हुए हैं। इंडिया में सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया 2009 में हुआ था। बेसिकली क्वेश्चन इन स्कैम का ये कहाँ का स्कैम था और कौन से ईयर में हुआ था, यहीं से आता है। लॉस भी नहीं पूछा जाता है कितने का जो है फाइन हुआ था या कितना अमाउंट था। बेसिकली ये ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से इंडिया बेस्ड स्कैम कौन से हैं, USA बेस्ड स्कैम कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। जो सत्यम कंप्यूटर इंडिया 2009 में जो है ये स्कैम हुआ था, इसके फाउंडर जो है रामलिंगा राजू थे सत्यम के। तो बेसिकली सत्यम जो है वो महिंद्रा को बेच दी गई थी ऑक्शन में, और इससे जो है एक मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है इसको बोली लगाकर बेचा गया था, और इसमें बैलेंस शीट में जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। बाद में पता चला कि ये सब कुछ गलत बताया गया है, विंडो ड्रेसिंग की गई थी खातों में, और इसमें जो है 71,000 करोड़ का नुकसान हुआ था।
हर्ष मेहता स्कैम 1992 में हुआ था। ये सिक्योरिटीज़ का स्कैम था जिसमें जो है 500 करोड़ रुपए का जो है वो स्कैम हुआ था। कॉलगेट का स्कैम जो है ये 2004 से लेके 2009 तक जो है वो इलीगल एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स होता था और 2004 से 9 तक ये एक्टिविटीज़ चलती रही। जब ये पकड़ में आई 2009 में, तब तक जो है वो 1.16 लाख करोड़ का जो है वो स्कैम हो चुका था। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ। इसमें जो है नवंबर 2010 में ये हुआ था। 1.76 लाख करोड़ रुपए का जो है, ये इंडिया वाले जो है ये आप ध्यान रखना रुपीस में है ये, तो इतने का ये स्कैम हुआ था। और नेटवर्क बेस्ड जो है वो स्कैम था। इसमें क्या था कि जैसे चिप्स को, जैसे होता है ना कि सिम्स बेचो, तो चिप्स को बेचने का टारगेट था, तो इसमें इशू की गई थी चिप प्राइसेस एट कैजुअल लॉस। ठीक है, बेचने के चक्कर में वो कम प्रॉफिट पे या कम कीमत पे जो है वो चिप्स बेच दी गई, तो उसमें बाद में कंपनी को 1.76 लाख करोड़ का जो है वो घोटाला लॉस हुआ था। CWG कॉमनवेल्थ जो गेम्स होती हैं, तो वहाँ पे ये स्कैम हुआ था 17,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 2010 में हुआ था और ये दिल्ली में स्कैम हुआ था। इसमें जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको जो एकोमोडेशन अलॉट होती है ना, तो उसके बिल जो है वो अलग बनाए गए थे, लेकिन एक्चुअल में जो है वो पैसा कुछ उनसे जो है वो अलग लिया गया था, जैसे रेट में जो है वो फ्लक्चुएशन किया गया था, तो उससे संबंधित ये स्कैम था। नीरव मोदी स्कैम जो है, इसमें PNB बैंक का ये फ्रॉड था और 14,000 रुपये का इसमें जो है 14,000 करोड़ रुपए का जो है स्कैम था। नीरव मोदी ने जो है वो इस पर्टिकुलर स्कैम को अपने अंकल जो है वो मेहल कोकी के साथ जो है, महल चौक्स के साथ मिलकर इस स्कैम को जो है वो किया था। विजय माल्या का स्कैम, ये यूबी जो ग्रुप था उसके चेयरपर्सन थे और पेरेंट, ये यूबी जो ग्रुप है वो पेरेंट कंपनी है किंगफिशर एयरलाइंस की। किंगफिशर एयरलाइंस बाद में बिक गई थी, तो बिकने से पहले किंगफिशर एयरलाइंस ने जो है एक लोन बनवाया था और लोन जो है पता था कि बंद कर देनी है, फिर भी लोन केस बनवा लिया और टुक लोन फ्रॉम 7 डिफरेंट बैंक्स, और ये लोन जो है वो 9,000 करोड़ रुपए का लिया गया था। 2013 में किंगफिशर जो है वो शट डाउन हो गई, उसने अपना काम करना बंद कर दिया और बाद में पता चला कि इसने पिछले ही साल जो है वो 9,000 करोड़ रुपए का 17 बैंक से लोन लिया हुआ है। सो ये भी एक जो है वो एक चाल ही थी, एक स्कैम ही था। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शासित करने के लिए 2 तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक होते हैं इंटरनल इंस्टीट्यूशन और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन। इंटरनल इंस्टीट्यूशन में हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और शेयर होल्डर आते हैं। एक्सटर्नल में हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे होते हैं लोग, वो आते हैं, लाइक ऑडिटर हो गया, लीगल जो एनवायरनमेंट हो गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसके, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया और मार्केट हो गया, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो एक्सटर्नल रेगुलेटर होते हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। सो इंटरनल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो है शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और ये मैनेजमेंट के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को जो है वो चेक करते हैं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो ये शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को शासित करते हैं और जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट करते हैं और डिविडेंड पेमेंट को भी ये देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो है इंडिविजुअल जो है इसमें चूज़ किया जाता है। आपको पता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी हो गया है और ये जो बेसिकली कमिटीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कमेटीज़ ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटीज़ भी बनती हैं। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही जो है वो ऑडिट कमेटी बनती है। ऑडिट कमेटी जो फाइनेंशियल हमने जो स्टेटमेंट्स बनाई होती है उनकी एक्यूरेसी को चेक करती है। कंपनसेशन कमेटी बनती है जिसमें देखा जाता है कि जो बेस है, जैसे हमने किसी को क्षतिपूर्ति करनी है, कोई लॉस हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, तो वो कैसे करनी है, कितने का लॉस हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, उस चीज़ को चेक करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेकंड अगर हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को जो है बनाए रखने के लिए नीतियां बनाते हैं और बेसिकली ये अकाउंटेबल होते हैं टू कैरी आउट द स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। नीतियां बनाना भी है और उनको जो है वो कैरी आउट भी करना है, इसके बारे में डिसीजन लेते हैं और बेसिकली डायरेक्टली इनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑफ सीईओ की बात करें तो ये सपोर्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इन्फॉर्म करते हैं उनको, सूचना देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर का जो डिज़ाइन बनाना है, किस तरह से शासन करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, टैक्स को कैसे मैनेज करना है, ह्यूमन जो कैपिटल मैनेजमेंट है उसको हमने कैसे हैंडल करना है, पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं, इन सारे मैटर्स को जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डील करते हैं। उसके बाद सीएफओ आता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। बेसिकली ये जो है वो हमारे जो इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरनल कंट्रोल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, और सुपरवाइज करते हैं जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट होते हैं उनको, डेवलपमेंट करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, कहाँ से पैसा इकट्ठा हो सकता है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, और फंड से संबंधित अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो उसको भी ये देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर बेसिकली ये ओनर होते हैं कंपनी के, और ये इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें ऑडिटर आते हैं। ऑडिटर जो है वो इंश्योर करते हैं कि फर्म्स के जो भी खाते हैं, जो पब्लिक रिकॉर्ड फर्म का जो है, ये कंपनी का जो शो होना है तो एक्यूरेट है, टैक्सेस जो हैं वो प्रॉपर्ली पे किए गए हैं या नहीं, इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिटर्स में एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, वो बेसिकली एनालाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको, और बेसिकली ये कंपनी से किसी भी तरह से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं। और ये आल्सो जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे इनको लगता है कि कंपनी को कहीं पे जो है कोई राय देनी चाहिए ताकि वो अपने खाते प्रॉपरली बनाएं, तो उसको भी ये देते हैं। उसके बाद एलआईसी की अगर हम बात करें, ये मैंने अगर बीच में वैसे ही अगर आपको बोलूं कि एलआईसी 1956 में आया है, नेगोशिएबल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 में आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है, कंपनी एक्ट 2013 में आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया है, आरटीआई एक्ट 2005 में आया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया है, और पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में आया है। उसके बाद हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट आता है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर और लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में ये जो मैंने आपको एक्ट बताया ना, ये सारे एक्ट आते हैं, तो इसमें मैंने डेट्स भी आपको बता दी। मतलब ये लीगली जो है वो लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इनमें बताए जाते हैं। इसमें जो है डोमेस्टिक लॉ, जो होम कंट्री का लॉ होता है वो, डोमेस्टिक लॉ फॉर ईच फॉरेन मार्केट, और इंटरनेशनल लॉ जो है अगर जनरल मार्केट के लिए कोई दिया गया है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं को बेचा और खरीदा जाता है, और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे पास हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेबी की नॉर्म्स। सेबी जो है, सेबी एक्ट 1992 में बना है, और सेबी जो है बेसिकली जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं उनके हितों की रक्षा करता है, और सेबी जो है वो मार्केट को डेवलप भी करता है। अगर हम सेबी की बात करें ना तो मार्केट की डेवलपमेंट भी करता है, और एक सेल्फ और रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आ जाता है क्वेश्चन कि सेबी जो है एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो सेबी जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि गोपनीय है उसको बाहर के व्यक्तियों को डिस्क्लोज कर देना, और जिस व्यक्ति के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है वो जो है इनसाइडर ट्रेडर कहलाता है। इंस्पेक्ट क्वेरीज, सेबी जो है वो इनको लगे तो जांच भी कर सकता है, क्वेरी भी कर सकता है। सेबी ने अपॉइंट किए थे कुमार मंगलम बिरला कमेटी 7 मई 1999 को, और कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज किया जा सके, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मार्च 2000 में सबमिट करवा दी थी। क्वेश्चन आ सकता है जो मंगलम बिरला कमेटी है वो किससे संबंधित है? सेबी से। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। इन्होंने बोला कि जो मैंडेटरी होना चाहिए लिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल जो है वो 3 लाख है या इससे ज़्यादा है, उनके ऊपर जो है वो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है
वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो कि खातों की ट्रांसपेरेंसी को चेक कर सके। एक और रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी कि जो रेम्यूनरेशन कमेटी है, पारिश्रमिक निर्धारित करने वाली कमेटी होनी चाहिए। और बोर्ड का प्रोसीजर बोला था इन्होंने कि बोर्ड की मीटिंग्स होनी चाहिए और साल में 4 मीटिंग और 2 मीटिंग्स के बीच जो है वो 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट साल में कितनी बार या इनके बीच में जो है वो कितना गैप होना चाहिए। डायरेक्टर जो है डायरेक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टर एट अ टाइम 10 से ज़्यादा कमेटीज़ का मेंबर नहीं हो सकता। और अगर वो कमेटी के चेयरपर्सन बन रहे हैं तो 5 से ज़्यादा कमेटीज़ के चेयरमैनशिप जो है एक डायरेक्टर नहीं ले सकता। ये जो है रिकमेंडेशंस दी गई थी कुमार मंगलम कमेटी में। शेयर होल्डर्स के बारे में इन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए वो होनी चाहिए कि अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर शेयर होल्डर के द्वारा होनी चाहिए। और बोला गया कि अगर जो है हम किसी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं ना, शेयर होल्डर्स में बोला गया था कि इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रोवाइडेड टू द डायरेक्टर। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जो है हमारा अच्छा मैनेजमेंट में हमारा आता है जब भी हम चीज़ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट में हमारा डायरेक्टर रिपोर्ट हो गया, मैनेजमेंट डिस्कशन, एक एनालिसिस की रिपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट टू द बिजनेस। ये जो है हमारी नेसेसरली जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं ना या हम लोग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो टीचर डायरी बनती है हमारी, तो वैसे ही जो मैनेजमेंट देख रहे हैं मैनेजर, तो उनको ये रिपोर्ट्स बनाना कंपलसरी कर दी गई थी। एक डायरेक्टर की रिपोर्ट जो है सबमिट करानी पड़ेगी, मैनेजमेंट में जो डिस्कशन हुई है उसके मिनट्स हो गए, जो एनालिस्टिक अप्रोच जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस किया गया है, और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो हैं ये बताने हैं। शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए किससे संबंधित, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। और उसके बाद बोला गया कि इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी चीज़ का हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एक ब्रीफ समरी सबको देनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, तो उसकी एक रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट कमिटीज़ को सेंड की जानी चाहिए कि दिस काइंड ऑफ चीज़ जो है वो अभी ऑर्गेनाइजेशन में होने जा रही है। तो ये तो थी मैंडेटरी रिकमेंडेशंस जो हमारी कुमार मंगलम कमेटी थी। उसके बाद नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस थी, मतलब जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, बट ये कंपलसरी नहीं थी। जैसे कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, रेम्यूनरेशन कमेटी, और शेयर होल्डर शुड बी प्रोवाइडेड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट, हर काम की उनको जो है वो एक रिपोर्ट दी जाए। पोस्टल बैलेट, इसमें बोला गया था कि एवरी काइंड ऑफ इशू जो है वो शेयर किया जाए, तो ये बट ये नॉन मैंडेटरी थे। उसके बाद सेबी का रिस्पांस जो है वो एक बिरला कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बिरला कमेटी बनाई गई, तो सेबीज रिस्पांस टू बिरला कमेटी, कुमार मंगलम के बाद बिरला कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो है बनाई गई थी। तो जो बिरला कमेटी थी वो बेसिकली गाइडलाइंस उसने प्रोवाइड की थी और क्लॉज 49 उसने प्रोवाइड करवाया था। क्लॉज 49 में जो एरिया कवर किए गए थे वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर, बोर्ड प्रोसीजर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और एक हमारा कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑफ द ऑडिटर। जैसे ऑडिटर जो है अगर सभी चीज़ों से जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि खाते प्रॉपरली बनाए गए हैं तो उसका कंप्लायंस सर्टिफिकेट वो थी। तो क्लॉज 49 जो है क्वेश्चन आ सकता है किसकी रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे क्लॉज 49 ऑफ कंपनी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये जो है इसको सेबी भी इसको मानती है, सेबी भी इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो ये था हमारा बिरला कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। अब इस क्लॉज 49 में क्या बोला गया था, इसमें बोला गया कि जैसे इंडिया जो है एक हमारा डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया है। फर्स्ट कमर्शियल बैंक हिंदुस्तान 1770,
आरबीआई एक्ट 1934। अब इन पॉइंट्स से देखने को मिल रहा है ना कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए बोला गया कि इंडिया डेवलपिंग हमारी कंट्री है। आरबीआई एक्ट आया 1934 को, आरबीआई ने अपना काम शुरू किया 1935 को। उसके बाद कंपनीज एक्ट 1956 में आया, और कंपनीज एक्ट 1956 में आने के बाद क्लॉज 49 जो कि बिरला कमेटी की रिकमेंडेशंस पे लॉन्च किया गया कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने के लिए, ये फैब 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया, और इसको जो है एप्लीकेबल किया गया वेरियस 3 ट्रेंचेस में, 3 फेजेस में। एक था फैब 2000, दूसरा था 31 मार्च 2001 और तीसरा था 31 मार्च 2003। 3 पार्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और बेसिकली जो है ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, और सेबी जो है अपग्रेड करती है रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय क्लॉज 49 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पर्टिकुलर हमारी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए दिए गए हैं, उसको सेबी भी फॉलो करती है। सेबी ने कंस्टिट्यूट किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो लागू किया है अपने, जैसे हम बोलते हैं ना कि संविधान में, तो 2 कमेटीज़ के रिकमेंडेशन में। एक हो गया हमारा कुमार मंगलम बिरला कमेटी, और दूसरा हो गया एनआर नारायण मूर्ति कमेटी। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले क्लॉज 49 के हमारे इश्यूज रह गए, तो इसमें जो इश्यूज मैंने बताए थे, जैसे एक शेयर होल्डर के राइट की बात की थी कि उनको उन शेयर होल्डर का राइट क्या क्या है वो बताए गए थे। जैसे उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर देना है, और उसके बाद ओनरशिप का राइट है, उनको कोई ग्रीवियांस है तो उसको हैंडल करना है, उनको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे किसी ने कम शेयर खरीदे हैं चाहे किसी ने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं, और इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा जो इशू कवर किया गया वो बोला डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब हमें इंफॉर्मेशन रखनी है अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन, और सारे खाते मिनट्स जो हैं हमें स्टैंडर्ड्स में प्रिपेयर करने हैं, और जो मीटिंग है उनके मिनट्स भी प्रिपेयर करने हैं। कोई भी मीटिंग उसके जो मिनट हैं वो प्रिपेयर करने से नहीं रहने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इसमें कवर किया गया कि 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए टोटल डायरेक्टर में, और एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, ये भी कंपल्सरी किया गया है क्लॉज 49 में। चेयरमैन जो है शुड बी प्रमोटर एंड इन रिलेशन टू प्रमोटर, जो चेयरमैन बनता है वो प्रमोटर होना चाहिए। अगर प्रमोटर जो है नहीं बनना चाहता है तो उसके कहने पे या उसके रिलेशन पे किसी और को बनाया जा सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के संबंध में भी इसमें जो है बातें की गई, बोला गया कि जिसका कंपनी से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है जो, और ये प्रमोटर भी नहीं है और प्रमोटर से संबंधित भी नहीं है, और कंपनी का ना कोई एम्प्लॉय है, और इसकी एज जो है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मतलब बाहर का व्यक्ति होता है ये, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। 5वां इशू जो है इसमें कवर किया गया अदर बोर्ड रिलेटेड प्रोविज़न, जैसे कि बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग का हमने देख लिया साल में 4 बार, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं, और डायरेक्टर जो है वो कमेटीज़ का मेंबर बन सकता है, तो एट अ टाइम जो है 10 से ज़्यादा कमेटीज़ की मेंबरशिप वो नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ बोली गई कि अगर किसी कमेटी का वो चेयरपर्सन बनना चाहते हैं तो एट अ टाइम 5 से ज़्यादा कमेटीज़ के वो चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, ये चीज़ बोली गई थी। और डायरेक्टर जो रिज़ाइन करता है या किसी डायरेक्टर को हटाना है तो विद इन 3 मंथ या तो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग आएगी जो नेक्स्ट, जो सबसे पहले आएगी, मतलब उसको उसके रेजिग्नेशन के बाद जो है 3 महीने तक या 3 महीने से पहले बोर्ड मीटिंग आ जाती है, तो बोर्ड मीटिंग जो इन दोनों में से पहले आएगा, बोर्ड मीटिंग या रिज़ाइन के 3 महीने का टाइम, तो उनमें जो है उन तक जो है वो हमें नेक्स्ट को अपॉइंट कर लेना है। जो बोर्ड शुड हैव कोड ऑफ कंडक्ट, एनुअल बेसिस पे बोर्ड के जो है वो अपने नियम होने चाहिए कि हाँ हमारे बोर्ड में ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। और मैंडेटरी विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर होता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ट्रैफिक में होता है ना कि कोई रूल तोड़ रहा हो ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक पुलिस वाला विसल ब्लो कर देता है, तो वैसे ही है कि अगर जो है कोई गलत काम कर रहा है, हमें लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मैकेनिज्म जो है एस्टेब्लिश करना है ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर कुछ कोई गलत करता हुआ दिख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। उसके बाद इशू जो नेक्स्ट इसमें कवर किया गया था वो था ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में बोला गया कि एटलीस्ट जो है वो 3 मेंबर होने चाहिए, और 3 मेंबर्स में से जो है
2/3 जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर होने चाहिए, मतलब 2/3 में से 2 मेंबर जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट बोला गया कि जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होगा, और इसका जो है एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और वही है कि साल में 4 मीटिंग और 2 मीटिंग्स के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं। और कोरम, जब सभा बैठती है तो सभा में जो है कोरम में 2 लोग प्रेजेंट होना जो है वो ज़रूरी है। या फिर बोला गया है कि जब 2 लोग प्रेजेंट हो रहे हैं तो 1/3 मेंबर, या तो 1/3 या 2 मेंबर जो है विच एवर इज़ हाई, जो ज़्यादा हो वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और अदर इश्यूज इसमें जो है अप्रूवल ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन, लोन वगैरह के लिए भी जो है ऑडिट कमेटी का अप्रूवल जो है वो सम टाइम ज़रूरी कर दिया गया है। उसके बाद नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का भी इशू कवर किया गया था, जिसमें बोला गया कि इस कमेटी में एटलीस्ट जो है वो 3 हमने जो है वो मेंबर्स रखने हैं, जिनमें 1/2 जो है इंडिपेंडेंट होंगे और चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होगा। और नेक्स्ट जो इशू कवर किया गया था वो था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का। उसमें रिस्क RMC जिसको हम बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें बोला गया था क्लॉज 49 में कि कमेटी को जो है वो रिस्क को मैनेज करने से संबंधित काम देखना है, और कैसे जो है जब हम कोई प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, वो चीज़ देखनी है। और उसके बाद जो है सब्सिडरी कंपनी को भी के इशू को भी कवर किया गया था। बोला गया कि सब्सिडरी कंपनीज में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है होना चाहिए बोर्ड में, और ऑडिट कमेटी जो है वो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी ओवरव्यू करेगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का इशू भी कवर किया गया क्लॉज 49 में, जिसमें बोला गया कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगी, ठीक है, और शेयर होल्डर का अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी है उनके लिए। डायरेक्टर के रेम्युनरेशन की बात की गई कि डायरेक्टर को जो भी पारिश्रमिक दिया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। और अदर चीज़ें भी कवर की गई, जैसे कि डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन डिस्क्लोजर विद इन 1 वर्किंग डे। अगर कोई डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो रेजिग्नेशन है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। और अगर हमने किसी को जो है अपॉइंट किया है नए डायरेक्टर को, तो उनकी अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन भी विद इन 1 वर्किंग डे जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। और डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका जो पारिश्रमिक है उसका भी जो है वो डिस्क्लोजर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इशू विसल ब्लोइंग का इसमें कवर किया गया कि अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है या सस्पेक्टेड फ्रॉड कहीं पे लग रहा है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, और ये सबकी जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें नेक्स्ट इशू जो है रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कवर किया गया था, जिसमें बोला गया कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, आप किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर रहे हो, शासित कर रही हो, उसकी एक ईयरली रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी है। उसके बाद जो है सर्टिफिकेशन ऑफ CEO और CFO कि अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो प्रॉपरली आपने जो है वो बनाई हैं, उसके लिए जो है CEO और CFO के द्वारा जो है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि वेरीफाइड, तो वो उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और एक नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो कि ज़रूरी नहीं है लेकिन इनको पूरा कर सकते हैं, इससे संबंधित इशू भी कवर किया गया, जिसमें बोला गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको हाफ ईयरली भी बना सकते हैं। और अपना जो है इंटरनल, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर से उनको लगता है कि वो ज़्यादा गलतियाँ निकालेंगे तो अपना इंटरनल ऑडिटर भी वो जो है अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होती है ऑडिट कमेटी, बता भी दिया मैंने आपको कि ऑडिट कमेटी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित एक्यूरेसी को, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करती है। ऑडिट कमेटी में अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, और इसका काम जो होता है ये इन्वेस्टिगेट करती है, इंफॉर्मेशन जांचती है, प्रोफेशनल एडवाइस देती है और सिक्योर करती है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद इसके इशू क्या हैं, ये सुपरवाइज करती, रोल क्या है सॉरी, ये सुपरवाइज करती है, अपॉइंट करती है, रिमूव करती है ऑडिटर
ऑडिटर को, और बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करती है और उनमें रिस्क कितना दिख रहा है उसको देखती है, डिफ़ॉल्ट को पहचानती है, पेमेंट से संबंधित अगर कोई डिफ़ॉल्ट है। और मीटिंग की बात वही आ जाती है जो हमने पढ़ी भी, साल में 4 मीटिंग और 2 मीटिंग्स के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं। और नंबर ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी जो डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई जाती है, मतलब जो डायरेक्टर होते हैं ना, उन्हीं डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स को जो है ऑडिट कमेटी, जैसे होता है कि 10 लोग हैं तो 10 में से 3 को जो है ऑडिट कमेटी में रख दिया। तो जब हम डायरेक्टर को ऑडिट कमेटी बना रहे हैं डायरेक्टर की, तो उसमें मिनिमम 3 जो है वो 3 डायरेक्टर होने चाहिए और उनमें 1 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एक आती है रेम्यूनरेशन कमेटी, जो तो डिटरमाइन करती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए। बेसिकली ये पारिश्रमिक से संबंधित और जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उनसे संबंधित नीतियां बनाते हैं और प्लान्स एंड स्कीम्स ये बनाते हैं। और एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी किया गया है कि एक जो है वो रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए। एक नॉमिनेशन कमेटी है जो कि क्लॉज 49 के तहत मैंडेटरी की गई है और बेसिकली ये कमेटी जो है वो रेगुलेट करती है, रेगुलेट होती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट गाइडलाइन 2009। कंपनी एक्ट 2013 की जो 1956 की जो गाइडलाइन है 2009 में जो इशू हुई थी, उसमें जो है ये कंपलसरी कर दिया गया था हमारा नॉमिनेशन कमेटी को। नॉमिनेशन कमेटी को जो है 2013 में भी कंटिन्यू किया गया है। सो गाइडलाइन 2009 में इट इज़ मैंडेटरी टू लिस्टेड कंपनी। 2009 में ये मैंडेटरी थी, बट बाद में जो है 2013 के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सभी के लिए मैंडेटरी कर दी गई। इसमें बोला गया था कि जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो कि नॉमिनेशन कमेटी जो है वो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए बनाई जाती है। तो ये बेसिकली कमेटी जो है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनकी परफॉर्मेंस को भी असेस करती है। और इसके बाद आती है हमारी मेन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो ये रिस्क को भांपती है, इसमें 3 मेंबर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स के द्वारा ये बन जाती है और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और जो इसमें जो 3 डायरेक्टर होंगे ना जिनके द्वारा ये कमेटी बनेगी, तो उन 3 डायरेक्टर में से जो है एक हमारा बेसिकली ऑडिट कमेटी का मेंबर भी होना चाहिए। और ये बेसिकली सुपरवाइज करते हैं, रिस्क को देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको जो है उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। बेसिकली ये जो शेयर होल्डर के इशू होते हैं ना उनको सॉल्व करने का काम करती है और इसमें नंबर ऑफ मेंबर स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं कि कितने होने चाहिए, ना ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात की गई है कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। बट एक चीज़ है कि इसमें जो है जब इनकी मीटिंग होती है तो चेयरपर्सन का होना ज़रूरी है। बट अगर चेयरपर्सन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो चेयरपर्सन की एब्सेंस में एनी मेंबर ऑफ दिस कमेटी जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। हमारी जो रिड्रेसल कमेटी होती है शेयर होल्डर के, जो बेसिकली हम बोलते हैं ना कि मतभेद या इशू होते हैं या ग्रीवियंस होते हैं, उनको हैंडल करने वाली कमेटी होती है ये। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बेसिकली नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है बोर्ड का कंपोजिशन बनाने के लिए, न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्स के जो डिसीजन हैं उनको रिव्यू करने के लिए और बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी बेसिकली ये सभी पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ऐसी कंपनीज जो पब्लिक कंपनीज हैं और जिनकी पेड अप कैपिटल जो है वो 5 करोड़ या इससे ज़्यादा है, उनके लिए ये कमेटी कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी बनाना जरूरी है। बेसिकली ये कमेटी जो देखती है कि कंपनी में जो भी कंपनी है वो जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं तो उनको जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर रही है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही है या नहीं, और ये रिस्क को, प्लान्स को या एथिकल जो हमारे कंडक्ट होते हैं उनको भी चेक करती है, इन्वेस्टिगेट करती है वायलेशन को और रिपोर्टिंग करती है अबाउट कमेटीज़ की कमेटीज़ कैसे काम कर रही है और कंप्लाइंस से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो उसको ये डिस्कस भी करती है। और बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डायरेक्टर्स के लिए तो उनको भी ये चेक करती है कि उनके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं। इन्वेस्टमेंट कमेटी हमारे पास आती है, बेसिकली ये जो है वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको हैंडल करती है और बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देखती है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है और प्लानिंग करती है, रिव्यू करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। कहीं पे जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को चेंज करने की अगर ज़रूरत है तो उसको भी ये चेंज करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो
बैंकिंग सेक्टर में जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि बैंक के भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। और बिजनेस एथिक्स क्या बैंक में होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बैंक में जो पर्सन होगा उसको इतनी हेडेक भी होगी, फिर भी वो कस्टमर के साथ बिल्कुल पोलाइट होकर बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको एथिक्स बताए गए हैं कि आपने कस्टमर को जो है वो पोलाइटली हैंडल करना है। तो रिलेशनशिप ये मेंटेन करते हैं, तभी जो है वो ट्रस्ट आता है बैंक के ऊपर, तभी लोग अपने जीवन भर की कमाई वहाँ रखते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, मॉरल तरीके से बिहेव किया जाता है और कुछ सिद्धांतों के ऊपर, प्रिंसिपल और एजेंट का जो सिद्धांत होता है ना कि कस्टमर सर्वोपरि है और हम उसकी संपदा को संभालने वाले एजेंट हैं। और उस जो हमारे बेसिकली बैंक में जो भी लोग होते हैं उनका बिहेवियर बहुत पोलाइट होता है और कस्टमर की चॉइस पे ही उसके पैसे को जिस फॉर्म में वो जमा करके रखना चाहते हैं उसमें रखा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि बैंक में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो लागू होती है। नेक्स्ट आता है विसल ब्लोअर पॉलिसी। तो बेसिकली इफ़ यू सी समथिंग से समथिंग, अगर आप कुछ देखते हैं तो प्लीज़ आप कुछ बोलिए। और ये जो चीज़ देखी जाती है ये होता है कोई रॉन्ग डूइंग हो गया, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई, कोई माल प्रैक्टिस हो गई जो कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस क्रिएट करती है। तो अगर कोई मतलब कोई फ्रॉड दिख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, यही विसल ब्लोअर पॉलिसी है। और आवाज़ का मीडियम जो है वो न्यूज़पेपर मीडिया भी हो सकता है। उसके बाद आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी हमने डिस्कस कर लिया, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ये, और ये जो है ऑडिट का काम करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती है और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का ऑडिट जो है वो चेक करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारी जो है वो 4 कमेटी आती है, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी एंड बोर्ड मॉनिटरिंग कमेटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स की ही बात हम कर रहे हैं कि इसमें जो है ये चीज़ें होती हैं। तो बैंक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, फेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कंप्लायंस विद लॉ, जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना 1949, उसको फॉलो किया जाता है। अगर हम जो है बैंक के जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर बात करें तो बेसिकली अगर बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होता है, बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, तो कंपनीज की वर्किंग के ऊपर डाउट हो जाएगा। और जो बैंकिंग जो कंपनीज हैं ना, बैंकिंग के ऊपर जो है बैंकिंग कंपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर डाउट हो जाएगा और इनको चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंकिंग में होने से जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, लोगों का ट्रस्ट इन पे बना है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई है और साथ ही साथ बेस्ट मैनेजमेंट हमारा हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो गांगुली कमेटी है उसने किससे संबंधित रिकमेंडेशंस दी थी? तो गांगुली कमेटी ने जो है वो हमारी बैंकिंग में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने के लिए रिकमेंडेशंस दी थी। तो गांगुली कमेटी रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने सेट की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ओवरसी करना रिस्क प्रोफाइल इन बैंक्स को और साथ ही साथ मॉनिटरिंग करना, इंटेग्रिटी करना बिजनेस की, एंश्योर करना एक्सपर्ट मैनेजमेंट हो रहा है, मैक्सिमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंश्योर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको नॉलेज होनी चाहिए बैंक के स्ट्रक्चर की, बैंक की पॉलिसीज़ की, कंट्रोल की और रिपोर्ट्स की सबमिशन की। और एक एजेंडा ये भी बोला गया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है कहीं पे ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। और गांगुली कमेटी जो है इसने ये भी बोला कि बैंकिंग में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और कहीं उनको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर जो है ट्रेनिंग हम नहीं दे पा रहे हैं तो आरबीआई भी इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवा सकती है। मीटिंग की बात की गई तो मीटिंग में जो भी मिनट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग में जो मिनट्स होते हैं वो विद इन 48 आवर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पास होने चाहिए, 48 घंटे के अंदर अंदर। तो कैसे? बाई इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंश्योरेंस कंपनीज की बात आती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज में भी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1999, डेट भी आप याद रखेंगे, आ जाता है कई बार मैचिंग में क्वेश्चन, मिलान वाला क्वेश्चन। तो उसके द्वारा IRDA के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। तो इसलिए हम बोल भी सकते हैं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा वो भी बेसिकली जो है वो रेगुलेट होता है, हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर जो है वो आता है।